हमारा आज का जो लेक्चर है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में होगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो मेंडल हैं ये कौन थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैसे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो मेंडल जो हैं इनको हम फाउंडर कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक लॉज जो हैं हमें बताए थे। और ये लॉज कौन से थे? इनमें जो हमारे पास सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों लॉ जो हैं ये मेंडल ने पेश किए थे और ये बेसिक्स थी जेनेटिक्स की, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। पेशे के एतबार से ये एक प्राइस थे, पादरी थे। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपनी जो चर्च है उसके गार्डन में इन्होंने पी प्लांट के ऊपर, जिसको हम पायसम सेटिवम कहते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इन्होंने अपने लॉज जो हैं उनको डिफ़ाइन किया था। और इनके तमाम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो क्योंकि पी प्लांट्स के ऊपर थे, इसीलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो रीजंस क्या थी जिनकी वजह से पी प्लांट को चूज़ किया गया था। पी प्लांट को चूज़ करने के पीछे जो मेंडल ने रीजंस दी हैं उनमें जो हमारे पास सबसे पहली रीज़न है वो है इजी टू कल्टीवेट। इसको कल्टीवेट करना आसान था, इसको ग्रो करवाना आसान था, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स नहीं थी, जिसकी वजह से इस प्लांट को चूज़ किया गया। सेकंड जो पॉइंट है, इट ग्रू वेल इन हिज गार्डन, कि ये उनके गार्डन में बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ग्रो कर सकता था। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जा सकते हैं। तो जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पर पी प्लांट को ग्रो करवाना आसान था और उसके लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं थी। फ्लावर्स जो हैं इनके हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट ऐसे फ्लावर्स को कहा जाता है जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक ही टाइम में मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद होते हैं उनको हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। और हर्मेफ्रोडाइट होने का फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इनको चूज़ करने के पीछे एक वजह ये भी थी कि नॉर्मली जो हैं ये प्लांट्स सेल्फ फर्टिलाइज करते थे, लेकिन इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती थी। इनका जनरेशन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। बेसिकली हमें कम टाइम में ज़्यादा जनरेशन जो हैं वो चाहिए होती हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। और इसीलिए जेनेटिक्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को चूज़ किया जाता है जिनका जनरेशन टाइम जो है वो बहुत कम हो। और जो लास्ट रीज़न थी वो ये थी कि इनके पास पी प्लांट के पास ऐसी ट्रेड्स थी जिनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था। और ये कौन सी ट्रेड्स थी? ये बेसिकली 7 ट्रेड्स थी। और इनमें से जितनी भी ट्रेड्स थी उन तमाम ट्रेड्स के टू क्लियर कट जो हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद थी, जिनकी वजह से आसानी के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता था। ये ट्रेड्स कौन कौन सी थी? इनमें हमारे पास जो सबसे पहली ट्रेड थी वो थी सीड की शेप। और सीड की शेप कैसी हो सकती है? सीड जो है वो या तो राउंड हो सकता है या फिर रिंकल हो सकता है, जिसके ऊपर झुर्रियाँ होती हैं। सेकेंड जो ट्रेट है वो हमारे पास सीड कलर की आ जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं सीड या तो येलो कलर का हो सकता है या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। इसी तरह से जो थर्ड ट्रेट है वो फ्लावर कलर की है। और फ्लावर का जो कलर है वो या तो पर्पल होगा या फिर
वाइट हो सकता है। उसके बाद पॉट की क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जो फली होती है, पॉट की जो शेप है, ये या तो राउंड हो सकती है या फिर पिच की हुई हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड हो सकती है। इसी तरह से अगर पॉट के कलर की बात की जाए तो जो पॉट का कलर है वो यहाँ येलो हो सकता है, यहाँ पे ग्रीन हो सकता है। इसके बाद अगर हम फ्लावर की पोजीशन को देखें तो फ्लावर जो है ये या तो एक्सियल हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं प्लांट में दरमियान में कहीं मौजूद होगा, या फिर ये टर्मिनल हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एंड में जो है प्लांट के मौजूद होगा। और जो लास्ट स्टेट थी वो थी प्लांट की हाइट। प्लांट जो है वो या तो टॉल हो सकता है या फिर शॉर्ट हो सकता है। तो बेसिकली मेंडल ने इन 7 ट्रेड्स को इसलिए स्टडी किया था क्योंकि हर ट्रेड की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स मौजूद थी और इनकी मदद से इसको स्टडी करना आसान हो गया। मेंडल ने तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए एक तरीक़ाकार बनाया और उसमें इसने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले इसने ट्रू ब्रीड्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश किया। ट्रू ब्रीड्स जो हैं ये बेसिकली क्या होती हैं? ट्रू ब्रीड हम ऐसे प्लांट को कहते हैं कि जिसमें जो जीन मौजूद होगा उसमें दोनों अलील्स एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम सीड के कलर की बात करें तो सीड का कलर जो है इसके अगर हम जीन को देखें तो इसके पास 2 अलील्स जो हैं वो हो सकती हैं। सीड कलर का जो जीन है इसके पास अगर अलील्स को देखा जाए तो वो 2 हो सकती हैं। वो हमारे पास कौन सी होंगी? कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो अगर तो प्लांट जो है उसकी दोनों अलील्स सेम होंगी यानी कि वो होमोजाइगस होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो ट्रू ब्रीडर है। जैसा कि जो इस केस में 2 तरह के प्लांट्स ट्रू ब्रीडर हो सकते हैं। अगर तो प्लांट जो है वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है तो वो ट्रू ब्रीडर होगा, या फिर अगर प्लांट जो है वो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई है जिसका कलर ग्रीन बनेगा तो वो भी क्या होगा? ट्रू ब्रीडर होगा। तो ट्रू ब्रीडर जो है वो क्या होता है? ट्रू ब्रीडर ऐसे प्लांट को कहा जाता है जो कि होमोजाइगस होता है। होमोजाइगस ऐसे प्लांट को कहा जाता है जिसके पास दोनों अलील्स जो हैं वो एक जैसी होती हैं। वो होमोजाइगस होता है, वो हेट्रोजाइगस नहीं होता है। अगर एक अलील जो है वो कैपिटल है तो दूसरी भी कैपिटल ही होगी, और अगर एक स्मॉलर है तो दूसरी अलील भी स्मॉलर होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे किसकी बात की? हमने यहाँ पे सीड के कलर की बात की, और हम जानते हैं कि जो सीड का कलर है वो 2 तरह का हो सकता है क्योंकि मेंडल ने ऐसी ट्रेड्स को स्टडी किया था जिनकी 2 फॉर्म्स मौजूद थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेंडल ने 7 ट्रेड्स को स्टडी किया था तो 7 ट्रेड्स के लिए मेंडल ने कितने ट्रू ब्रीडर बनाए होंगे? मेंडल ने 14 प्योर ट्रू ब्रीडर बनाए होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सीड कलर की बात करें तो या तो सीड येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। और इसी तरह से अगर हम शेप की बात करते हैं तो शेप या तो राउंड होगी या रिंकल होगी। प्लांट की हाइट की बात की जाए तो प्लांट यहाँ टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से 7 ट्रेड्स के लिए मेंडल ने 14 प्योर ट्रू ब्रीडर जो है उनको जनरेट किया ताकि तमाम करेक्टर्स को, तमाम ट्रेड्स को स्टडी किया जा सके। मोनोहाइब्रिड्स का एक कंसेप्ट है कि मोनोहाइब्रिड्स क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड्स जो हैं, मोनोहाइब्रिड्स क्या होते हैं? मेंडल ने ऐसे पौधों के क्रॉस करवाए जो कि सिर्फ एक करेक्टर में फ़र्क थे, बाकी तमाम करेक्टर्स जो हैं वो उनके एक जैसे थे। तो ऐसे जब क्रॉस करवाए जाते हैं तो इनसे जो ऑफस्प्रिंग्स हासिल होते हैं इनको हम मोनोहाइब्रिड का नाम देते हैं। मेंडल ने जो सबसे पहली ट्रेट स्टडी की थी वो ट्रेट थी सीड की शेप। इसकी हम जो है वो बेसिक समझ लेते हैं कि जो सीड की शेप है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसकी जो अलील्स हैं वो 2 अलील्स हो सकती हैं। वो या तो कैपिटल आर हो सकती हैं या फिर स्मॉल आर हो सकती हैं। और इसमें कैपिटल आर जो है ये राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि स्मॉल आर जो है ये रिंकल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम इनके
पॉसिबल कम्बिनेशंस की बात करें तो प्लांट के अंदर या तो कैपिटल आर एलील हो सकती है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकती है, या फिर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर हो सकती है। और जब इनको स्टडी किया गया तो कैपिटल आर और कैपिटल आर जो हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके सीड राउंड होते हैं। इसी तरह से कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हैं इनके सीड्स भी राउंड होते हैं। और स्मॉल आर और स्मॉल आर जो हैं इनके सीड की जो शेप होती है वो रिंकल होती है। जो हमारे पास केस नंबर 1 और जो केस नंबर 3 है हमारे पास, ये होमोजाइगस हैं, जबकि जो केस नंबर 2 है ये हमारे पास हेट्रोजाइगस है। और हम इसी हेट्रोजाइगस वाले केस को देखते हैं। हेट्रोजाइगस वाले केस को अगर हम देखें तो ये राउंड है। इसके राउंड होने का मतलब ये है कि जो क्वालिटी शो हुई है वो कैपिटल आर की शो हुई है, जबकि स्मॉल आर जो है उसकी क्वालिटी शो नहीं हो सकी। तो बेसिकली कैपिटल आर जो है उसने जो स्मॉल आर की क्वालिटी थी उसको मास्क कर लिया और उसको शो नहीं होने दिया। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो कैपिटल आर है वो क्या है, वो डोमिनेंट है। यानी कि जो राउंड होना क्वालिटी है वो डोमिनेंट है, जबकि जो रिंकल होने की क्वालिटी थी जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा।